हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने मोशन चैप्टर को अलग अलग वीडियोस के माध्यम से लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है हमारे नॉलेज को चेक करने की कि हमने इस चैप्टर से कितना कुछ सीखा है। तो इसके लिए हम इस वीडियो के माध्यम से क्विज़ के रूप में मोशन चैप्टर को पूरी तरीके से समझने का और जो कुछ बहुत हमारे डाउट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्विज़ को। तो इस क्विज सीरीज़ में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। यानी एक कोई पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है। सर्कुलर पाथ में कोई एक पार्टिकल ऐसा चल रहा है और इसकी रेडियस आर है, यानी हमें इसकी रेडियस पता हुआ है, क्वेश्चन में दी हुई है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल, हाफ सर्कल के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि जब ये पार्टिकल मान लेते हैं ए पॉइंट से चला और ये यहाँ से चल के इधर गया, इधर पहुँच गया, यानी यहाँ बी पॉइंट तक पहुँच गया, तो ये हाफ सर्कल हो गया। अब ये हाफ सर्कल में बी पॉइंट तक जब ये पहुँचा तब इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो देखो अगर डिस्टेंस पूछता तो हम इसको यहाँ से यहाँ ऐसे काउंट करते, लेकिन अब ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो हम इसको डायरेक्ट काउंट करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट काउंट करी जाती है। आपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाले वीडियो में ये चीज़ सीखी भी है। तो अब हम इसको डायरेक्ट काउंट करेंगे तो ये कितना होगा। तो देखो ये है डायमीटर के बराबर, तो रेडियस आर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, यानी इसका डायमीटर हो जाएगा 2r के बराबर। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो कि सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे कि अगर ये डिस्टेंस पूछता तो ये हमारा हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाता है। अब सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, और अगर ये हाफ होगा तो इसको बाई 2 कर देंगे, यानी तब हमारा आंसर हो जाता πr। लेकिन ये तब होता जब डिस्टेंस पूछता, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो ये डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा 2r। ओके, तो चलो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर होगा 2r। ओके, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में कोई कन्फ्यूजन है तो आप ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, उससे आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज इज। देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है u वेलोसिटी के साथ वो ऊपर फेंका गया। तो अब आपको बताना है कि वो जो ग्रेटेस्ट हाइट h तक वो गया है तो वो कितनी होगी, यानी उसकी वो हाइट कितनी होगी जब वो जहाँ तक वो जाएगा। तो इसके लिए सिंपल सा एक नॉर्मल सा मैकेनिज्म हम अपनाते हैं। इसमें देखो अगर इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें तो हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ है वेलोसिटी u के साथ फेंका गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है जो कि u है, और डिस्टेंस यानी कितनी ऊपर तक जा रहा है वो हमें निकालनी है, और फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऊपर जाके एक जगह पर रुक जाएगा, वहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, उसके बाद वो फिर से नीचे आएगा। तो इस कंडीशन पे हम मोशन की थर्ड इक्वेशन है उसको हम लगाएंगे। हमारी मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या है, v² - u² = 2s। इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो इसमें हमारा v² 0 बन जाएगा, u² हमारा u² ही रहेगा, और 2 और a की जगह यहाँ पे आ जाएगा g, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, और माइनस में g आएगा। क्यों? क्योंकि ये हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इसको फेंक रहे हैं, तो इसलिए माइनस में आ जाएगा। तो उसके बाद जब हम आगे जो है s हमारा s में रहेगा, इसके बाद आगे जब हम s की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, u²/2g। तो यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ऑप्शन सही होगा u², बी ऑप्शन सही हो जाएगा u²/2g। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो अब आंसर चेक कर लेते हैं क्या हमने सही लगाया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा u²/2g। ओके, अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। अब आपको न्यूमेरिकल रेशियो बताना है किस में, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो भी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हो, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। अब इसमें आपको इसका रेशियो बताना है कि रेशियो क्या होगा। तो देखो एक बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें
पहला ऑप्शन कह रहा है ऑलवेज लेस देन वन, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है इनके बीच में जो रेशियो है ये हमेशा वन से कम होगा, तो ऐसा नहीं है। मान लो ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्टेंस भी उतनी होगी जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। और अगर ए से बी तक वो राउंड करके जा रहा है तो फिर क्या होगा, तो फिर इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी और डिस्प्लेसमेंट कम होगी। यानी दो ही कंडीशन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट या तो जो है कम होगी डिस्टेंस से या तो बराबर होगी। तो इस कंडीशन में पहला ऑप्शन तो हमारा सीधे सीधे गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ऑलवेज इक्वल टू वन, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ऑलवेज मोर देन वन, यानी डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से ज़्यादा होगी, तो ये भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा कह रहा है इक्वल और लेस देन वन, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो या तो डिस्टेंस के बराबर होगी, यानी जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगी, और जब अगर कोई राउंड टाइप में मोशन होगा तो ऐसी कंडीशन में हमारी डिस्प्लेसमेंट कम होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो ये वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इक्वल और लेस दैन वन, ठीक है। तो अब इसका देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है इक्वल और लेस देन वन, ओके। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद। अब देखो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि जो हमारे क्वेश्चन ने दिया हुआ वो कह रहा है कि किसी का डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो रेशियो है ना वो स्क्वायर के रूप में रेशियो है। स्क्वायर के रूप में रेशियो का मतलब क्या है कि अगर टाइम हमारा 2 यूनिट का है तो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 4 यूनिट। अगर टाइम हमारा 3 यूनिट का है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इसका स्क्वायर यानी 9 यूनिट। टाइम हमारा अगर 4 यूनिट का है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 16 यूनिट, यानी जितना भी टाइम है उसका स्क्वायर में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। तो अब इसको हम यहाँ से हमने एक रफली एक आइडिया ले लिया कुछ एग्जांपल के थ्रू। अब हम देखते हैं ये कैसे इफ़ेक्ट करेगा। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम एक एक कंडीशन रख के देखते हैं। अगर हम पहली कंडीशन से देखें तो पहली कंडीशन में डिस्टेंस है 4, टाइम है 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो दूसरी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट है 9, टाइम है 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 3 यूनिट। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये है डिस्प्लेसमेंट 16 यूनिट की और टाइम है 4 यूनिट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। तो यानी यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आई कि जो वेलोसिटी है ना वो देखो कांस्टेंट तो नहीं है, यानी हर एक सेकंड में वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हर सेकंड में बढ़ रही है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं हो सकती, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये गलत हो गया। अब इसके बाद इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। अब लेकिन एक्सेलरेशन हम देखेंगे कितना हो रहा है। अब 2 से 3 में जाने में 1 यूनिट का एक्सेलरेशन हुआ पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में भी 1 यूनिट का एक्सेलरेशन हुआ। आप आगे भी निकालोगे तो देखोगे इसमें एक्सेलरेशन सेम हो रहा है, यानी 1 यूनिट का हर बार एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी जब सेम एक्सेलरेशन आगे बढ़ रहा हो तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर एक वीडियो भी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यानी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हमारा आंसर सही है, यानी इस करेक्ट आंसर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ, यानी ये जो ग्राफ दिया गया है वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। इट कैन बी इन्फर दैट द ऑब्जेक्ट इज़, ये किस चीज़ को मतलब ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है इसमें। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो ये जो v है, v यानी वेलोसिटी और t यानी कि टाइम। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टाइम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चल रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी आप देखो वो एक रूप से आगे बढ़ रही है, न कम ज़्यादा नहीं हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। तो यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये एक फिक्स वेलोसिटी पे चल रहा है। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे चल रहा है तो ये उतने पे ही चलता जा रहा है। इसका मतलब ये एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन अ यूनिफॉर्म मोशन।
अब अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस नहीं पता है तो उसके लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट में इसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है। ओके, अगर हम इसके बाकी ऑप्शंस की तरफ नज़र डालें तो देखो इसमें एक है एट रेस्ट, ये हो नहीं सकता। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये भी नहीं हो सकता। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये भी नहीं हो सकता। अगर एक्सेलरेशन मिल रहा होता तो या तो ये ऊपर ऊपर की तरफ स्लोप जा रहा होता या तो नीचे की तरफ जा रहा होता। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट लाइन से चल रहा है तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या है सही आंसर। तो जी हाँ, हमारा सही आंसर है इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ बॉय इज इंजॉइंग अ राइड ऑन मेरी गो राउंड विच इज़ मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इट इम्प्लाइज दैट बॉय इज़। अब देखो, मेरी गो राउंड मतलब ये एक प्रकार का गेम है जिसमें एक बच्चा एक सर्कल के आकार में घूमता रहता है। उसमें किनारे पर चेयर बनी होती है, उस पर वो सर्कल के आकार में अपनी एक मोशन कर रहा होता है। अब ऐसे में एक बच्चा कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है और उसकी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बताना है कि ये किस चीज़ के ऊपर लागू करता है। तो यानी क्या वो बच्चा रेस्ट में है, तो ये तो गलत हो गया, रेस्ट में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो चल रहा है। मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, अब देखो ये सिंपली देखने में तो यही लगता है कि कांस्टेंट स्पीड है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और इसके ऊपर मैंने सर्कुलर मोशन का एक वीडियो भी बनाया है, प्लेलिस्ट में आपको वो भी मिल जाएगा। आपको ये जानना होगा कि जब भी कभी सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो वहाँ पे कांस्टेंट स्पीड मेंटेन तभी हो पाती है जब एक्सेलरेशन लग रहा हो। अगर उसमें एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होगा तो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती है। यही वजह है कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन गलत हो जाएगा। इन एक्सेलरेटेड मोशन सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आप उस वीडियो में देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, कि कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने वाले मोशन में कैसे एक्सेलरेशन काम करता है। ओके, तो अब बारी है इसका आंसर चेक कर लेने की। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है इन एक्सेलरेटेड मोशन, तो यानी हमारा आंसर सही है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट। अब देखो वीटी ग्राफ फिर से यहाँ पे आ गया है। अब वीटी ग्राफ क्या है, यानी इसके अंडर में जो एरिया आता है वो क्या। आप देखो वीटी ग्राफ यानी एक साइड में इसमें वेलोसिटी दी होगी और दूसरे साइड इसमें टाइम दिया होगा। अगर वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है और इसमें कोई चीज़ जो है मोशन में चल रही है तो उसके अंडर का जो एरिया है वो क्या शो करेगा। तो देखो वीटी ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो हमेशा डिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, तो यानी हम इसको डिस्टेंस के रूप में कह सकते हैं, यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो। तो वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, तो यानी उसकी यूनिट क्या होगी। तो देखो जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर तो हो नहीं सकती क्योंकि ये एरिया की यूनिट होती है, यहाँ से गलत हो गया। मीटर ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी अगर हम चेक करें, मीटर क्यूब ये तो नहीं हो सकता, वॉल्यूम की यूनिट है। मीटर पर सेकंड ये तो वेलोसिटी की है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर। ओके, तो अब बारी है आंसर चेक कर लेने की। तो चलो आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। यानी इनमें से ऐसा कौन सा केस है जिसमें डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बराबर होगी। इनमें से कौन सा केस है जिसमें से कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल सी बात कह सकते हैं, इफ़ कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इफ़ कार इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब देखो सर्कुलर पाथ में अगर कोई कार मूव कर रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, मान लो वो अभी ए पॉइंट पे है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मान लेते हैं बी पॉइंट पे आ गई तो आपको पता है यहाँ पे बी पॉइंट में आते ही इसकी डिस्टेंस राउंड में नापी जाएगी और इसकी डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधे नापी जाएगी। ऐसे में दोनों में अंतर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद आता है द पेंडुलम इज़ मूविंग टू एंड फ्रो। अब एक पेंडुलम है
जो कि मूव कर रहा है टू एंड फ्रो में, यानी वो कभी यहाँ पे होता है, कभी यहाँ पे होता है, कभी यहाँ पे। तो देखो ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जाएगा यहाँ और उसके बाद वापस आएगा यहाँ, तो इससे क्या होगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। और यानी जब एक बार गया और वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल किया वो होगी। तो यानी ये कंडीशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। यानी हमें भी पता है जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन ये चक्कर जो वो लगाती है वो एक एक्लिप्स का जो है शेप होता है, यानी हम कह सकते हैं एक एक्लिप्स के शेप में लगाती है। तो इससे क्या होगा कि जब वो पहली कंडीशन में जहाँ पे है वहाँ से वो एक साल बाद पूरा चक्कर लगा के फिर अपनी वही इनिशियल कंडीशन में आ जाती है। तो इससे क्या होगा कि जब वो इनिशियल कंडीशन पे आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ज़ीरो, और डिस्टेंस तो जितनी उसने ट्रैवल करी है पूरी काउंट होगी। तो यानी ये भी केस सही नहीं है, इसमें भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा ए वाला। ए में क्या है, इफ़ द कार इज़ मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड। अगर कार स्ट्रेट रोड में चल रही है तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि स्ट्रेट रोड में चलने पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। ओके, तो चलो अब आंसर अपना चेक कर लेते हैं, क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है इफ़ द कार इज़ मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। यानी वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप हमें क्या देता है। अब देखो इसको पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। पहले अगर हम ले लें ये वेलोसिटी, ये टाइम, इसका जो ग्राफ है इसका स्लोप है। अब स्लोप का मतलब क्या है, यानी ग्राफ जो है वो बराबर से नहीं है, वो गिर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे कभी यहाँ पे रहा होगा, यहाँ से ऐसे गिरता जा रहा है, ये होता है स्लोप की कंडीशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया स्लोप में, ये ग्राफ गिरता जा रहा है। तो ये किस चीज़ को शो करेगा, डिस्टेंस को शो नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट को शो नहीं करेगा, ये एक्सेलरेशन को शो करेगा। यानी इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी इसमें कोई अचानक से फोर्स लग गया होगा, ब्रेक्स लगा दी होगी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट ने और उसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन को शो करेगा। ओके, अब इसकी एक और कंडीशन ये हो सकती है कि मान लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये स्लोप ऐसे बन रहा हो, यहाँ नीचे से आगे ऊपर की तरफ जा रहा हो। तो अगर ये स्लोप भी बन रहा है तो इस कंडीशन में भी आप देखोगे तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फॉलो नहीं करेगा, एक्सेलरेशन को ही फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, और पीछे वाले केस में जो था वो नेगेटिव एक्सेलरेशन था। लेकिन दोनों ही कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, एक्सेलरेशन ही होगा। ठीक है, तो चलो अब हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ज़ीरो, वुड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट ऑल्सो बी ज़ीरो, जस्टिफाई योर आंसर। यानी आपको बताना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा वो कुछ समय बाद जीरो हो जाती है, तो क्या डिस्टेंस भी उसकी जीरो हो सकती है। तो देखो ये अभी जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था बिल्कुल वैसा ही कुछ केस है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, तो इसमें क्या होगा, जब वो ए पॉइंट से चलेगा, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, तो फिर क्या होगा, कुछ समय बाद वो वापस से ए पॉइंट में पहुँच जाएगा। और जब वो वापस से ए पॉइंट में पहुँचता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगी। तो ये याद रखना, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती है, उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। और एक बात और, केवल ये सर्कुलर मोशन में नहीं होगा, इसके अलावा अगर कभी भी मोशन आपका रेक्टेंगुलर है या किसी और शेप का है, लेकिन फाइनल में एंड में मूविंग ऑब्जेक्ट वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने चलना स्टार्ट किया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। ओके, तो आई होप अब आपको मोशन चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको इन क्वेश्चंस में जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं इनके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सभी के ऊपर वीडियोस बने हुए हैं, उनको आप चेकआउट कर सकते हो। उन वीडियोस से आपको ये टॉपिक डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।